नमस्कार। जीएस क्विक रिवीजन सीरीज में आज से हम लोग मध्यकालीन इतिहास का रिवीजन करने वाले हैं। प्राचीन इतिहास हमने आपको जितना बताया 8 वीडियो में लगभग, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसको 1 से 2 बार देखिएगा और जो मैंने बताया है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज से मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ करने से पहले देखिए, हमारे चैनल पर जीएस यानी कंप्लीट सामान्य अध्ययन की हिंदी की सबसे बेहतरीन नोट्स उपलब्ध है। खासकर यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आरओ एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन सब के लिए जीएस हिंदी और वार्षिक करंट अफेयर्स की भी नोट्स उपलब्ध है। पिछले मई 2020 से इस 30 अप्रैल 2021 तक की लेटेस्ट नोट्स। अगर आपको ये चाहिए या इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए, नोट्स लिखकर, वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस्लाम धर्म के जन्मदाता मोहम्मद साहब को कहा जाता है। मोहम्मद, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जो है, जिनको मोहम्मद साहब के नाम से भी जानते हैं, उनको इस्लाम धर्म का जन्मदाता कहा जाता है। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की तरफ गए। मक्का से मदीना की यात्रा इन्होंने की और उसी को हिजरी संवत, मुस्लिम धर्म में हिजरी संवत उसी को कहा जाता है। यानी मुस्लिम धर्म में हिजरी संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 622 ईस्वी में। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मक्का से मदीना मोहम्मद साहब ने यात्रा की थी। कुरान की रचना भी मदीना में ही मोहम्मद साहब के द्वारा की गई है। ओके, कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र बुक मानी जाती है, पवित्र किताब मानी जाती है। उसकी रचना मोहम्मद साहब ने मदीना में ही की। इसके बाद आते हैं, भारत पर सबसे पहला आक्रमण अरबी मुसलमानों द्वारा किया गया। भारत पर सबसे पहला आक्रमण अरबी मुसलमानों द्वारा किया गया। और किसने किया? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इसने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण जिस समय इसने किया उस समय सिंध का शासक दाहिर था। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। सिंध का शासक दाहिर था और उसकी राजधानी एलोर थी। ओके, और इन दोनों के बीच यानी दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच 712 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसका नाम था रावर का युद्ध। याद रखिएगा, रावर का युद्ध। ठीक है। और फारसी ग्रंथ चचनामा से हमको इसकी जानकारी मिलती है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। पहली बार जजिया कर भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। ये कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया? गजनी वंश के सुबुक्तगीन ने। गजनी वंश के सुबुक्तगीन ने ही भारत पर पहला आक्रमण किया। लेकिन गजनी वंश, जिसको यामिनी वंश भी कहा जाता है, इसका संस्थापक अल्पतगीन था। ओके, और ये जो सुबुक्तगीन था वो अल्पतगीन का दामाद था। इसके बाद लेकिन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद गजनवी हुआ। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 से 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार आक्रमण किए। ओके, कुल 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किए उसका उद्देश्य ये कदापि नहीं था कि वो भारत पर अपनी सत्ता हथियाना चाहता था। उसका उद्देश्य सिर्फ भारत की संपत्ति को लूटना था। 1025 में बहुत ही प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर उसके द्वारा किया गया आक्रमण है। उस समय सोमनाथ मंदिर पर जब उसने आक्रमण किया तो गुजरात का शासक भीम प्रथम था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारतीय इतिहास में बुत किसन यानी मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला के नाम से प्रसिद्ध है। इसको यमुनुद्दौला की उपाधि भी प्रदान की गई थी। महमूद गजनवी के साथ बहुत सारे दरबारी उसके विद्वान भी भारत आए थे, जिसमें अलबरूनी सबसे प्रमुख है। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुसलमान था। किताबुल हिंद का लेखक भी ये था। किताबुल हिंद पुस्तक अलबरूनी ने ही लिखी है। इसके अलावा उतबी, जिन्होंने किताबुल यामिनी पुस्तक लिखी, और फिरदौसी, जिन्होंने सहनामा लिखी, वो इसी के दरबारी विद्वान थे। इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के चांदी के सिक्के जारी किए। ओके, इसके बाद आते हैं अगला वंश। महमूद गजनवी के बाद अगला वंश आया शशबानी वंश। शशबानी वंश का बहुत ही प्रसिद्ध शासक था मोहम्मद गौरी।
ठीक है। मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिए जो मोहम्मद गोरी था वो गोर वंश या ससबानी वंश का था, और ये जो गोर है ये मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो ये लोग अफ़गानिस्तान से होकर आए थे। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण 1175 में भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गोरी के सबसे प्रसिद्ध 3 युद्ध हैं, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ और मोहम्मद गोरी की ज़बरदस्त हार हुई। लेकिन इस हार से सीखकर वो अगली बार और भी अधिक तैयारी और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 1192 में फिर एक बार आया, जिसको तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, और उसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान को फाइनली उसने हरा कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध भी हुआ मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। मोहम्मद गोरी की सबसे बड़ी खासियत ये भी थी कि उसके सिक्कों पर माँ लक्ष्मी की आकृति बनी रहती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ माँ लक्ष्मी की आकृति रहती है और दूसरी तरफ कलमा खुदा रहता था। ठीक है, ये नोट डाउन करिएगा। देखिए मोहम्मद गोरी के कई सारे गुलाम थे, जिसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, और अब हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अगर हम समय काल देखें तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में विभिन्न वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में जो वंश शासन किए उनका अगर हम क्रम देखें तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश प्रमुख हैं। सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश इन पांचों में से तुगलक वंश था। याद रखिएगा, तुगलक वंश। ओके, सबसे पहले हम लोग लेकिन आज की वीडियो में गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश, इसको मामलूक वंश भी कहा जाता है, इसको दास वंश भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी शासक हुए वो सब दास थे। खासकर इसका संस्थापक खुद मोहम्मद गोरी का दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहले हम गुलाम वंश की बात करते हैं। ये 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुल 4 साल शासन किया, 1206 से लेकर 1210 तक। इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला। ये अपनी दान प्रियता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। इसके प्रमुख निर्माण में दिल्ली का कुतुब मीनार प्रसिद्ध है। हालांकि दिल्ली के कुतुब मीनार में आगे चलकर इल्तुतमिश ने भी सहयोग दिया। फिर आगे चलकर आपको तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने भी उसमें अपना कुछ निर्माण करवाया था कुतुब मीनार में, लेकिन संस्थापक इसी को माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। ओके, इसके बाद दूसरा इसका प्रमुख शासक हुआ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। क्यों था? क्योंकि इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, लेकिन वो अपनी राजधानी कहाँ रखता है? लाहौर में ही रखता है। वो दिल्ली में नहीं लेता है अपनी राजधानी। लेकिन जब इल्तुतमिश आता है तो वो लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र करता है अपनी राजधानी, स्थानांतरित करता है अपनी राजधानी। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर सिर्फ संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न आज तक वास्तविक संस्थापक के ही आए हैं। ठीक है, इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक था। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए थे। ओके, इक्ता व्यवस्था का भी प्रचलन किया। इक्ता व्यवस्था क्या थी? वेतन के बदले भूमि देना। जैसे उस समय जो लोग काम करते थे राजा दरबार में, उनको वेतन ना देकर उनको भूमि देना, उस पर वो अपनी खेती कर सकें, यानी अपना जीवन यापन कर सकें। इसी को इक्ता व्यवस्था कहा गया। तो इसका प्रचलन इल्तुतमिश ने किया। इसी के काल में मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी का गठन किया। तुर्क ए चहलगानी क्या था? 40 गुलामों का एक समूह था, 40 गुलामों का एक दल था, जिसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने।
इसके अलावा भारत में गुंबद निर्माण यानी मकबरा का पिता इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इसने मैं आपको आगे बताऊंगा जब दिल्ली सल्तनत का साहित्य में दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य के बारे में बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा इल्तुतमिश ने ही भारत में सर्वप्रथम सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण किया था। ओके, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान शासक बनती है और रजिया सुल्तान ये दिल्ली की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन मसूद शाह इसके बाद शासक बनते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित था। बगदाद के अंतिम खलीफा जिनको अल मुस्तसिद कहा जाता है, उनका नाम किसके सिक्कों पर अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण शासक इस वंश का बलबन है। बलबन ने लौह व रक्त की नीति अपनाई। इसने दैवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी ने सिजदा व पैबोस प्रथा का प्रचलन किया। सिजदा और पैबोस क्या थी? सिजदा यानी राजा के आगे सिर झुकाना और पैबोस यानी चरण चूमना, राजा के चरण चूमना, ये दोनों प्रथा बलबन ने शुरू की। इसके अलावा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो इल्तुतमिश ने तुर्क-ए-चहलगानी का गठन किया था उसको इसने बंद कर दिया, यानी उसका दमन कर दिया बलबन ने। तो दोनों याद रखिएगा, तुर्क-ए-चहलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। और दमन किसने किया? बलबन ने। पारसी त्यौहार नवरोज को इन्होंने प्रारंभ किया, बलबन ने। इसके अलावा बलबन ने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का गठन किया और गुप्तचर विभाग की स्थापना भी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। देखिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब आपको हमारे इस वीडियो में और इस सीरीज में लगातार मिलती रहेंगी, इसीलिए बने रहिए और तुरंत चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुलाम वंश के अंतिम शासक की बात करें तो क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। क्यूमर्स को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब मारता है तो उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो कल हम लोग खिलजी वंश, तुगलक वंश और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।